गुर्जरों, दुश्मन को उसकी औकात दिखा दो। आज कोई पीछे नहीं हटेगा। हमारी वीरता ही हमारी पहचान है। हमारी भूमि, हमारी गौरव कौन, कोई पीछे नहीं हटेगा। एम्परर मिहिर भोज, and I will not let India be enslaved. Our motherland is our pride. No one will snatch it. गुर्जर सम्राट मिहिर भोज 9वीं शताब्दी के मध्य में उत्तर भारत पर गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का साम्राज्य सम्राट मिहिर भोज के अधीन फैल रहा था। दक्षिण में शक्तिशाली राष्ट्रकूट साम्राज्य का राजा अमोघ वर्ष प्रथम था। मध्य भारत और मालवा क्षेत्र पर दोनों साम्राज्यों की नजर थी। यहीं से प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की शुरुआत हुई। इस संघर्ष का मुख्य कारण भू राजनीतिक प्रभुत्व और कर वसूली पर नियंत्रण था। 836 ईस्वी के आसपास मिहिर भोज ने गद्दी संभाली और तुरंत अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने राजधानी कन्नौज को मजबूत किया क्योंकि वही उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र था। अमोघ वर्ष दक्षिण में देवगिरी और मन्यखेता से शासन कर रहा था। दोनों के बीच नर्मदा नदी का क्षेत्र सीमा रेखा की तरह काम करता था, परंतु यह सीमा स्थायी नहीं थी, बार बार युद्ध से बदलती रहती थी। पहली बड़ी टक्कर मालवा क्षेत्र में हुई। राष्ट्रकूट सेना ने आक्रमण किया ताकि मालवा पर कब्जा कर सके। मिहिर भोज ने अपनी सेना को संगठित कर जवाबी आक्रमण किया। दोनों पक्षों की सेनाएं नर्मदा के आसपास आमने सामने आईं। इस युद्ध में कोई निर्णायक जीत नहीं हुई, लेकिन प्रतिहारों ने अपनी भूमि की रक्षा की। इस हार जीत के बिना वाले युद्ध के बाद अमोघ वर्ष ने दोबारा आक्रमण की योजना बनाई। उसने अपने सेनापतियों को उत्तरी सीमा पर भेजा। राष्ट्रकूट घुड़सवार और हाथियों की बड़ी सेना लेकर आगे बढ़े। मिहिर भोज ने अपने सामंतों और सहयोगियों से सहायता मांगी। प्रतिहार सेना का मुख्य बल उनके अनुशासित घुड़सवार थे। लगभग 840 ईस्वी के बाद युद्ध का केंद्र बुंदेलखंड और मालवा के बीच का इलाका बना। यह क्षेत्र व्यापार और संसाधनों के कारण रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। दोनों साम्राज्य इसे खोना नहीं चाहते थे। कई बार छोटे छोटे युद्ध हुए जिनमें गांव और किलों पर हमला किया गया। इससे आम जनता पर भारी असर पड़ा और लोग पलायन करने लगे। मिहिर भोज ने अपनी सामरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए ग्वालियर और कालिंजर जैसे किलों को सुदृढ़ किया। उन्होंने दक्षिण की ओर बढ़ने वाले मार्गों पर चौकियां बनवाई। इससे राष्ट्रकूट सेना के लिए आक्रमण आसान नहीं रहा। राष्ट्रकूटों ने बार बार छापामार शैली से हमला किया, लेकिन मिहिर भोज की सतर्कता से उन्हें निर्णायक सफलता नहीं मिल सकी। एक समय पर अमोघ वर्ष ने प्रतिहारों को कमजोर करने के लिए चालाकी से चाल चली। उसने मालवा के कुछ स्थानीय शासकों को अपने साथ मिला लिया। उनसे सहयोग मिलने पर राष्ट्रकूट सेना ने मध्य भारत में गहरी घुसपैठ की। मिहिर भोज ने तुरंत जवाबी मोर्चा संभाला। उन्होंने दुश्मन के सामंतों को अलग थलग करके उनकी शक्ति तोड़ दी। युद्ध कई वर्षों तक चला, जिसमें कोई एक राजा निर्णायक रूप से विजयी नहीं हो पाया, लेकिन हर बार की तरह मिहिर भोज ने अपनी भूमि की रक्षा अवश्य की। उन्होंने प्रशासन और कर व्यवस्था को इतना मजबूत किया कि लंबे युद्ध के बावजूद साम्राज्य डगमगाया नहीं। राष्ट्रकूट कई बार आक्रमण कर लौटते रहे। इससे दोनों साम्राज्य एक दूसरे की शक्ति को बराबर मानने लगे। लगभग 850 ईस्वी के आसपास एक बड़ा निर्णायक युद्ध नर्मदा क्षेत्र में हुआ। राष्ट्रकूट सेना ने भारी हाथियों और घुड़सवारों के साथ आक्रमण किया। प्रतिहारों ने धनुर्धारियों और घुड़सवारों को अग्रिम पंक्ति में रखा। घमासान युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः कोई स्पष्ट विजेता नहीं निकला और युद्ध विराम करना पड़ा। इस युद्ध के बाद अमोघ वर्ष ने उत्तरी अभियान को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। वह अपने साम्राज्य के भीतर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में लग गया। मिहिर भोज ने इस अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने अपनी सीमा और अधिक मजबूत कर ली। मालवा और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों पर उन्होंने स्थायी कब्जा जमा लिया। मिहिर भोज ने केवल रक्षा नहीं की, बल्कि कई बार आक्रमण भी किए। उन्होंने राष्ट्रकूट साम्राज्य की सीमाओं तक सेना भेजी। कुछ किलों और नगरों पर अस्थायी कब्जा भी किया। इससे राष्ट्रकूटों को एहसास हुआ कि प्रतिहारों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। युद्ध का स्वरूप अब संतुलन की स्थिति में पहुंच गया।
इतिहासकार मानते हैं कि मिहिर भोज और अमोघ वर्ष के संघर्ष ने उत्तर और मध्य भारत की राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित किया। मिहिर भोज ने बार बार यह साबित किया कि वे केवल रक्षक नहीं बल्कि विजेता भी हैं। उनके शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य की सीमाएं कन्नौज से लेकर गुजरात और राजस्थान तक फैलीं। राष्ट्रकूट का प्रभुत्व दक्षिण और डेक्कन तक सीमित रह गया। युद्ध का परिणाम यही था कि दोनों साम्राज्य अपनी अपनी जगह स्थिर हो गए। मिहिर भोज ने अपने शिलालेखों में स्वयं को आदि वराह कहा। इस उपाधि का संबंध उनकी शक्ति और विष्णु के वराह अवतार से जोड़ा गया। इससे स्पष्ट है कि वे स्वयं को धर्म और राजनीति दोनों का रक्षक मानते थे। राष्ट्रकूटों के साथ संघर्ष ने उनकी यह छवि और भी सुदृढ़ कर दी। जनता में उनका सम्मान और बढ़ गया। युद्ध के लंबे दौर ने आर्थिक दबाव भी डाला। मिहिर भोज ने कर वसूली की व्यवस्था को सुधारा ताकि सेना का खर्च चल सके। उन्होंने स्थानीय सामंतों को साथ में रखकर उनकी निष्ठा सुनिश्चित की। इससे प्रतिहार साम्राज्य राजनीतिक तौर पर स्थिर बना रहा। इसके विपरीत राष्ट्रकूटों को बार बार अंदरूनी विद्रोह झेलने पड़े। लगातार युद्धों ने दोनों साम्राज्यों को यह सिखा दिया कि एक दूसरे को पूरी तरह पराजित करना संभव नहीं। इसलिए बाद में दोनों ने सीमाओं को लगभग स्थिर मान लिया। मिहिर भोज का ध्यान फिर पूर्व की ओर पाल साम्राज्य की तरफ गया, लेकिन राष्ट्रकूटों के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी समाप्त नहीं हुई। छोटे पैमाने पर झड़पें चलती रहीं। मिहिर भोज की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि उन्होंने राष्ट्रकूटों को उत्तर भारत में स्थायी रूप से पैर जमाने नहीं दिया। उन्होंने मालवा और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों पर अपने अधिकार में रखा। कन्नौज पर उनका प्रभुत्व पूरी तरह कायम रहा। यह वही कन्नौज था जिसके लिए तीनों बड़े साम्राज्य लड़ते रहे। अंततः मिहिर भोज के समय प्रतिहारों का दबदबा वहां सबसे अधिक रहा। इस संघर्ष का असर सांस्कृतिक क्षेत्र में भी दिखा। प्रतिहार और राष्ट्रकूट दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में मंदिर निर्माण और कला को बढ़ावा दिया। मिहिर भोज के नाम से कई वराह मूर्तियां और शिलालेख जुड़े हैं। यह दर्शाता है कि युद्ध के बीच भी उन्होंने सांस्कृतिक कार्यों को नहीं छोड़ा। उनकी धार्मिक छवि ने उन्हें जनता में प्रिय बनाए रखा। मिहिर भोज ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए घुड़सवार दल को प्राथमिकता दी। उनकी कैवल्य शक्ति यानी कैवल्य घुड़सवार विशेष प्रसिद्ध थी। इससे वह मैदानों में राष्ट्रकूट हाथियों के विरुद्ध भी टिक सके। उन्होंने धनुर्धारियों और रथों का भी प्रभावी उपयोग किया। युद्ध नीति में उनकी योग्यता ने उन्हें महान सेनानी बना दिया। अमोघ वर्ष एक विद्वान और शांतिप्रिय राजा माने जाते थे, लेकिन उत्तर की ओर अभियान उनकी मजबूरी थी। मिहिर भोज से लगातार टकराव ने उनकी सैन्य शक्ति को काफी थका दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि अमोघ वर्ष ने बाद के जीवन में युद्ध से दूरी बना ली थी। इसके विपरीत मिहिर भोज अंत तक सक्रिय योद्धा बने रहे। लगातार युद्धों से प्रतिहार साम्राज्य की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी कि अरब यात्रियों ने भी इसका उल्लेख किया। अरब इतिहासकारों ने प्रतिहारों को हिंदुस्तान की ढाल कहा, क्योंकि उन्होंने न केवल राष्ट्रकूट बल्कि पश्चिम से आने वाले अरब आक्रमणकारियों को भी रोका। यह सब मिहिर भोज के नेतृत्व में संभव हुआ। उनकी वीरता का प्रभाव उनके बाद के शासकों पर भी पड़ा। राष्ट्रकूट प्रतिहार संघर्ष को कभी भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं माना गया। यह असल में भारत के तीन बड़े साम्राज्यों प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट की त्रिपक्षीय स्पर्धा का हिस्सा था। लेकिन इस संघर्ष में मिहिर भोज का योगदान सबसे प्रमुख रहा। उन्होंने प्रतिहारों को इस स्पर्धा का सबसे शक्तिशाली घटक बना दिया। उनकी नीतियों से प्रतिहार साम्राज्य और 2 पीढ़ियों तक मजबूत रहा। मिहिर भोज के शासनकाल में राष्ट्रकूटों से संघर्ष लगभग पूरे जीवन काल तक चला। यह संघर्ष निर्णायक न होकर संतुलन की स्थिति तक पहुंचा। फिर भी यह प्रतिहारों के पक्ष में रहा, क्योंकि उन्होंने उत्तर भारत पर अपनी पकड़ बनाए रखी। कन्नौज, राजस्थान और गुजरात उनके पास ही रहे। राष्ट्रकूट डेक्कन तक सीमित हो गए। इस युद्ध के बाद भारत का राजनीतिक नक्शा स्पष्ट रूप से बंट गया। उत्तर भारत में प्रतिहार, पूर्व में पाल और दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रमुख शक्ति बने, लेकिन इनमें सबसे प्रतिष्ठित स्थान प्रतिहारों का माना गया। इसका श्रेय मिहिर भोज को ही जाता है। उन्होंने उत्तर भारत को संगठित और सुरक्षित रखा। मिहिर भोज की मृत्यु लगभग 885 ईस्वी में हुई। उनके जीवन काल में ही प्रतिहार साम्राज्य अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुका था।
राष्ट्रकूटों से लंबे युद्ध के बावजूद वे कभी कमजोर नहीं पड़े। उनकी सैन्य और राजनीतिक नीतियों ने साम्राज्य को स्थिरता दी। उनका नाम भारत के महान सम्राटों में गिना जाता है। निष्कर्षतः मिहिर भोज और अमोघ वर्ष के बीच हुई लड़ाई वास्तविक थी और लगभग पूरे शासनकाल तक चलती रही। यह संघर्ष निर्णायक जीत हार के बजाय संतुलन और शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बना। लेकिन इसमें मिहिर भोज की उपलब्धि यह रही कि उन्होंने राष्ट्रकूटों को उत्तर भारत में पैर जमाने नहीं दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं और प्रतिष्ठा दोनों की